Hello everyone, good evening to all of you. गुड इवनिंग मैम। Good evening. सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम, वॉइस बहुत कम आ रही है। अभी चेक कीजिए, देखिए अभी वॉइस आ रही होगी सही। हेलो, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है कि एक बार मेरे को बता दीजिए, फिर क्लास को यस स्टार्ट मैम। करेंगे। चलिए, ओके ग्रेट। अगर वॉइस आपको थोड़ा कम लग रही है तो आप ईयरफोन्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क पर थोड़ा सा डिपेंड करता है कई बार। और अगर कभी वॉइस में किसी भी तरह की एरर आए तो एक बार बस आप रिजॉइन करके कोशिश कर लीजिएगा, तो आपकी वो जो एरर होती है वो मोस्टली सही हो जाती है। जब आप रिजॉइन करते हैं तो मोस्टली सभी एरर्स आपकी सही हो जाती है। ठीक है ओके मैम। जी। चलिए, तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल का हमारा इंट्रो सेशन रहा था, उसमें आई होप आप सभी को कोर्स वगैरह बिल्कुल सही शो हो गया होगा। कल की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो भी सही शो हो गई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई मेंबर है यहाँ पर जिनको क्लास शो नहीं हुई कल की रिकॉर्डिंग? नहीं है कोई भी मेंबर, मतलब सभी को रिकॉर्डिंग जो है वो शो हो गई है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम जो है मेन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो हमने जो है वो देखा था। सेकंड ईयर के अंदर आपका सबसे पहला जो पेपर है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहला पेपर क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। या हम इसका जो सब्जेक्ट का नाम है, वो सब्जेक्ट का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। एक समावेशी शिक्षा का, ये समावेशी क्लासरूम का निर्माण करें। तो इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कौन मेंबर है जो बताएगा कि इस पूरे सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? कल हमने इस पे डिस्कस किया था। मैम कल आपने इसमें बताया था कि हम हर तरह के जो जैसे फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं या मेंटली डिसेबल्ड हैं हम्म, या नॉर्मल भी बच्चे हैं तो उनको एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं, तो उन सब बिल्कुल। के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। यानी कि हर तरह का बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी तरह का बच्चा हो, वो बच्चा एबल्ड है, डिसेबल्ड है, उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है कोई बात। हर एक बच्चे को एक जैसी समान एजुकेशन देना, यही आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। मोस्टली इसमें जो है हम काउंट करते हैं, वो करते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल। यानी कि जो बच्चे सामान्य बच्चे हैं और जो असामान्य बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे को एक साथ पढ़ाना। असामान्य बच्चों में कौन कौन आ सकता है? कि किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता, या कोई चल नहीं सकता है, या किसी का मानसिक रूप से बच्चा कमजोर है, या इसी तरह की और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर तरह के बच्चे को हमें एक साथ लाना है, एक प्लेटफॉर्म पर लाना है और एक जैसी एजुकेशन देनी है, नॉर्मल एजुकेशन सबको देनी है। तो इसी को ही हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। यहाँ तक सभी मेंबर्स को क्लियर है? किसी भी मेंबर को कोई भी डाउट पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है मैम। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहली जो आपकी यूनिट है, उस यूनिट के अंदर हम समावेशी शिक्षा के बारे में ही पढ़ेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस है, इसकी हमें जरूरत क्यों है, नीड क्या है, जरूरत क्या है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को बनाएं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना, प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, कैसे हम उन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, या कैसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी क्या नीड्स होती है। तो बेसिकली हम इंक्लूसिव एजुकेशन का सारा बेसिक हम जो है फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट यूनिट जो है पूरी बुक का बेस है। अगर आपने पहली यूनिट बहुत अच्छे से क्लियर कर ली तो आगे की सारी यूनिट्स आपको बड़ी जल्दी जल्दी और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी बुक का बेस है। पूरी बुक में आपको घुमा फिराकर यही सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो सभी मेंबर्स रेडी हैं यहाँ पर? यस मैम। यस मैम। ठीक। तो यस मैम। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे समावेशी शिक्षा की, कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। जैसे कि हमने अभी अभी बात करी कि हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हम आसपास देखेंगे हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। कोई अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, रंग रूप अलग अलग होता है, उनकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं, एबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जी जी, बताइए।
हाँ जी, बोलिए, कोई बीच में बोल रहा था, बताइए। हेलो। गगनदीप जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि एबिलिटीज अलग अलग हो सकती है, बच्चे का धर्म, जाति, रंग, रूप अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन जनरल, रेगुलर वे में हम आसपास भी देख सकते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई भी बच्चा, अगर हमें ऐसा लगे कि ये मानसिक रूप से कमजोर है या ये बच्चा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल खोले जाते हैं। ठीक है। आपने इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मूवी बनी हुई है, आप सभी जानते होंगे, सबने देखा होगा, बताइए कौन बताएगा, कौन सी मूवी है? तारे जमी पर। हाँ बिल्कुल। पूरी बुक में तारे जमी पर मूवी को ध्यान में रखकर चलिएगा, सारी चीजें बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे उसी में था कि एक बच्चा पढ़ने में कमजोर था, पीछे था, तो उसको ये सोचा जाने लगा कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता, इसको अलग से स्पेशल स्कूल में रखा जाए। तो वैसे यहाँ पर भी नॉर्मली भी यही होता है कि अगर कोई बच्चा कमजोर होता है या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको अलग से स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाता है। अब स्पेशल स्कूल में क्या प्रॉब्लम थी कि उनको स्पेशल एजुकेशन सिर्फ नाम की मिलती थी, वहां पर उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था। वहां पर सिर्फ ये मोटिव रखा जाता था, ये उद्देश्य रहता था कि किसी भी तरह के बच्चों को बस सिर्फ पढ़ना लिखना सिखा दें और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक माइंडसेट रहता था कि ये बच्चे कुछ कर तो सकते नहीं, इनका कोई फ्यूचर तो है नहीं, तो ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, बस इतना कर दो कि ये खुद से लिख पढ़ सके। तो उसी हिसाब से उनको एजुकेशन दी जाती थी। नॉर्मल जो एजुकेशन होती थी उससे उनको बिल्कुल ही दूर रखा जाता था। अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर किसी तरह का कंपटीशन हो रहा है, तो उन बच्चों को काउंट भी नहीं किया जाता था उसमें कि हाँ वो बच्चे भी हैं। नहीं, उनको तो इग्नोर ही किया जाता था कि नहीं, वे बच्चे तो है ही नहीं, वे तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये जो बीच का अंतर था, इस अंतर को खत्म करने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। जिसके अंदर ये कहा गया कि हर तरह का बच्चा, सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो योग्य है तो, अयोग्य है तो, यानी कि चाहे वो एबल्ड हो या डिसेबल्ड हो, हर तरह के बच्चे को एक साथ बैठकर एक जैसी एजुकेशन दी जाए, ताकि उनके बीच में किसी तरह का कोई डिफरेंस ना रहे, किसी तरह का कोई भेदभाव ना रहे, आपस में कोई भी अंतर ना रहे कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता या ये बच्चा कर सकता है, या इस बच्चे को कंसिडर करना है, इसको नहीं करना। तो वो जो अंतर है, भेदभाव है, वो ना हो, इसके लिए ये एजुकेशन का जो है लाई गई। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये सबको क्लियर हो गया? यस मैम। मैम। यस मैम। कोई भी मेंबर्स अपना कोई थॉट रखना Yes, चाहे ma'am. इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, या उन्होंने आसपास अपना कुछ ऐसा केस देखा हो, तो वो बता सकते हैं। चलिए, तो ये एक बेसिक है। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वैसे तो फर्स्ट ईयर में ये चीजें आपको पता है सभी, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि इन्हीं चीजों को ही आपको लिखना है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको रटेंगे, ठीक है, उसको एक रट्टा मारेंगे और फिर उसको लिख कर आएंगे। नहीं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया, एग्जाम्पल्स दे देकर बताया, उस तरीके से सिंपली अपनी लैंग्वेज में आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितना मर्जी चाहे उसको आंसर को लंबा बना सकते हैं। तो ये आप शुरुआत से प्रैक्टिस करके चलेगा आंसर लिखने की। जो जितने भी आपके टेस्ट हो, सारे टेस्ट को आप देंगे, और जहां जहां आपको मौका मिले वहां पर आप आंसर लिखने की आप जो है खुद से भी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि स्टार्टिंग में आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए, तो ये तो हो गया बेसिक। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि हर बच्चे को एक साथ लाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो इंक्लूसिव वर्ड है ना, ये इंक्लूजन से लिया गया है। इस इंक्लूजन का मतलब क्या है? टू इंक्लूड, यानी कि समावेश करना, समाहित करना, या किसी चीज को इंक्लूड करना आपस में, कि नॉर्मल बच्चे हैं उसमें हम एबनॉर्मल बच्चों को भी इंक्लूड कर दें। यहाँ पर आप पूरी डेफिनेशन देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जिसमें अधिगम बाधित और अधिगम असमर्थी बालक को एक साथ एजुकेशन दी जाती है, यानी कि लर्निंग डिफिकल्टी है, डिसेबल्ड है या एबल्ड। अब ये बताइए, कौन बताएगा कि अधिगम बाधित और अधिगम असमर्थी, यहाँ ये दो शब्द लिखे हुए हैं, इनका मतलब क्या है, बताइए। मैम डिसेबिलिटी में तो वो चीजें आती हैं जो बिल्कुल फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, और लर्निंग डिफिकल्टी ऐसे हो सकती है जैसे कि बैकवर्ड लर्नर है या दिखता कम है, डिसलेक्सिया है, जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक भी हो सकती है, पर फिजिकल डिसेबिलिटी वो ठीक नहीं हो सकती।
चलिए, आपको बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर फिजिकली और मेंटली डिसेबिलिटी की बात यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, अधिगम बाधित, इसका क्या मतलब है? मैम जिस बच्चे को पढ़ने लिखने में मैम मतलब जो दिक्कत सीखने होती में है, बाधाएं। हाँ, पढ़ने लिखने में दिक्कत है, सीखने में, समझने या में मैम दिक्कत। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे उनको वर्डिंग बोलने में प्रॉब्लम होती है, हाँ, जैसे हाँ, म लिखना है तो उनको वो थोड़ा उल्टा तरीके से लिखते हैं, या कुछ उनको और कुछ वर्ड लिखते हैं। बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पर अधिगम का मतलब है लर्न करना, कुछ सीखना, कुछ समझना। IQ। तो वो बच्चा जिसको लर्न करने में परेशानी आ रही है, उसको हम अधिगम बाधित या अधिगम असमर्थी कहेंगे। यानी कि अधिगम करने में, लर्न करने में वो असमर्थ है, इनकैपेबल है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, जैसा कि अभी आपने बताया कि फिजिकल डिसेबिलिटी बिल्कुल अलग होती है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन कौन बच्चे आ जाएंगे? एग्जाम्पल बताइए। मैम जो मंदबुद्धि होते हैं। ओके, ठीक है। और? मैम लो IQ आएगा, मेंटली रिटार्डेड आएगा। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड या जिनका आईक्यू लेवल कम है। ओके। और फिजिकली जो डिसेबल्ड है वो आएंगे इसमें? नहीं। यस मैम। मैम जैसे मान लो कोई बच्चा जिसको दृष्टिहीन है तो वो भी इसमें आएगा, या जिसको कम सुनाई देता है वो भी बिल्कुल इसमें सही, आएगा। बिल्कुल सही। जिसको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, वो भी, उसको भी पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होगी। या जो चल नहीं सकता, उसको भी पढ़ने लिखने में दिक्कत होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि बच्चा अगर चल नहीं सकता, व्हील चेयर पे है, तो कई केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे को एडमिशन ही नहीं कराया जाता, या ये सोच लिया जाता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो क्यों इसकी एजुकेशन पर इतना पैसा वेस्ट किया जाए। ये होता है नॉर्मली, जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन में सोचा जाता था कि भाई इसको करना तो कुछ है नहीं, शादी करनी है, तो क्यों एजुकेशन वेस्ट हो। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, बच्चा व्हील चेयर पर है, तो ये सोचा जाता था कि इसका फ्यूचर तो कुछ है नहीं, ये कुछ कर तो सकता नहीं, तो क्यों इसकी एजुकेशन पे पैसा वेस्ट हो। तो वो बच्चा भी कहीं ना कहीं पढ़ने में दिक्कत महसूस करता है, या उसको लर्न नहीं कर पाता वो। या कोई और रीजन हो सकता है कि वो स्कूल आ जा नहीं पाता, या कोई फैमिली में छोड़ने वाला, लाने वाला, ले जाने वाला नहीं है, तो इसलिए उसको स्कूल में एडमिशन नहीं कराया गया। या ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा अगर अक्सर बीमार रहे, कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बच्चा तो नॉर्मल है, उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, कोई और दिक्कत नहीं, लेकिन वो अक्सर हर 10-15 दिन में बीमार रहता है, तो वो भी एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्योंकि अगर वो 10-15 दिन में स्कूल से छुट्टी लेगा, तो कहीं ना कहीं वो बाकी बच्चों से पीछे रहेगा पढ़ने में। उसको हर एक चीज बहुत देर में समझ में आएगी, बीच बीच का उसका छूटा रहेगा। तो वो हर एक तरह की प्रॉब्लम जिसमें बच्चे को पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है, वो बच्चा डिसेबल्ड बच्चा कहलाएगा, या एब नॉर्मल कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी टर्म यूज की जा सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी यूज की जा सकती है, डिसेबल्ड बालक बोला जा सकता है, डिसेबल्ड चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड भी बोला जा सकता है, एबनॉर्मल चाइल्ड भी बोला जा सकता है। एक ही बात है, इन सभी नामों में कंफ्यूज नहीं होना। सबका मतलब वही है, हर एक वो बच्चा जो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है, या वो डिसेबल्ड है। क्लियर है? इनमें अलग अलग नाम में कंफ्यूज नहीं होना कि डिसेबल्ड है तो कुछ और है, स्पेशल है तो कुछ और नहीं। नहीं, हर एक वो बच्चा जो नॉर्मल नहीं है, वो स्पेशल बच्चा कहलाए। क्लियर है? यस मैम। स्पीड किसी बताइए, किसी को कम या ज्यादा तो नहीं लग रही है? स्पीड कम ज्यादा तो नहीं है किसी के लिए? सही नो है, मैम। ठीक है। नो मैम ठीक है। मैम ठीक है। ओके, ग्रेट। चलिए, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा की जरूरत क्यों है। नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको देखकर या इन पॉइंट से अलग कोई और पॉइंट आपके माइंड में हो, एक एक करके बताइए। इनको एक्सप्लेन मैम बच्चे करके, हाँ, बताइए। मैम बच्चे को अलग सा फील ना हो, उसे अपने आप में इंफियोरिटी ना लगे कि मैं मतलब अलग। जैसे बच्चे नॉर्मल नॉर्मल भी, अगर सब बच्चे नॉर्मल है, वो भी एक दूसरे को ऐसे बोल देते हैं कि तू तो मोटा है, तू तो ऐसे, तो ये सब भी गलत है। एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन कम करना। ओके, बिल्कुल सही। आप कह सकते हैं इक्वालिटी लाना, या डिस्क्रिमिनेशन कम करना, या बच्चे में जो एक हीन भावना होती है उसको दूर करना, इंफीरियरिटी को दूर करना। बिल्कुल सही, बहुत बड़े। और नेक्स्ट? मैम हमें उन बच्चों के बारे में भी पता चल सकता है, जैसे कि जिनको ये डिफिकल्टी आती है, तो हम उनके तरफ एक तरह से हेल्पफुल हो कि अरे इनकी लाइफ में, डेली लाइफ में जो हमें इतना इजी लगता है, वो इनके लिए इतना डिफिकल्ट है। और भी अच्छा हेल्पफुल और केयरफुल हो उनके लिए, नीड्स के लिए, इनकी फैसिलिटी के लिए।
ओके, आप कह सकते हैं यहाँ पर कि सेंसिटिविटी को डेवलप करना, यानी कि बच्चों की प्रॉब्लम है तो उसकी तरफ बाकी सभी सेंसिटिव हों, उनको केयरफुली ध्यान से समझे, उनकी मदद करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा परेशान हो रहा है उसको देखकर चले जाए। जैसे कि आज के टाइम पे तो यही होता है कि अगर रोड पर कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको देखकर लोग सिर्फ वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, कोई भी मदद करने की कोशिश नहीं करता। तो ये जो इनसेंसिटिविटी है, असंवेदनशीलता है, ये खत्म होनी चाहिए। दूसरे बच्चे को देखकर अगर उसको मदद की जरूरत है तो वो हेल्प करे। तो ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, इसके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है, बहुत खूब सही। और कोई? मैम ये यूनिवर्सलाइजेशन वाला जो आपका पॉइंट है मैम, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही तरीके के लोग नहीं होते, बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं। तो ऐसे अगर हम एक पूरे सेक्टर को इग्नोर कर देंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पे और कंट्री की डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ेगा। तो सबको इंक्लूड करना चाहिए। ओके, हाँ, मतलब हर तरह के बच्चों को एक जैसी एजुकेशन देना, एजुकेशन को यूनिवर्सल करना, कि हाँ हर बच्चा एजुकेशन ले सकता है। ऐसा नहीं कि बच्चे को प्रॉब्लम है तो ये एजुकेशन ही नहीं लेगा, इसको एजुकेशन से दूर रखा जाए, नहीं, एजुकेशन को हर बच्चे तक पहुंचाना, यूनिवर्सलाइजेशन करना, उसका सार्वभौमिकरण करना। बिल्कुल सही। और नेक्स्ट कोई और बताइए। ये जो सामने पॉइंट लिखे हुए हैं इन्हीं को ही एक्सप्लेन कर दीजिए एग्जाम्पल के साथ। कोशिश करिए बाकी मेंबर्स, ये 2-3 मेंबर्स हैं जो बोल रहे हैं, जो एक्टिव है, बाकी सभी मेंबर्स जो हैं बिल्कुल पूरी तरीके से पैसिव है। तो वो भी बताइए थोड़ा थोड़ा इनको। मैम, हाँ, राष्ट्र के विकास के लिए जैसे कि मैम, अगर सभी को एक जैसी शिक्षा मिलेगी तो इससे हमारे राष्ट्र की भी उन्नति होगी। हाँ, बिल्कुल सही। कैसे? थोड़ा कुछ और एग्जांपल हो इस बात को। एक एग्जाम्पल वो आता ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हैं आप। चलिए, इन पॉइंट्स को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सभी को, ताकि क्लियर हो जाए बाकी सभी मेंबर्स के भी। चलिए, सबसे पहला शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, सार्वभौमिक यूनिवर्सलाइजेशन, कि एजुकेशन को हमें हर बच्चे तक पहुंचाना है, हर बच्चे के लिए सेम एजुकेशन करना है। ऐसा नहीं कि ये बच्चा तो एजुकेशन ले ही नहीं सकता, या इसको अलग तरह की एजुकेशन दो, इसको सिर्फ इतनी एजुकेशन दे दो कि काम चल जाए बस। तो वो सब ना होकर एक यूनिवर्सलाइजेशन हो सके, सार्वभौमिकरण हो सके। इसके बाद आता है राष्ट्र के विकास के लिए। ये आप एग्जाम्पल लेकर चलिए छोटे लेवल पर, कि एक फैमिली है, ठीक है। अब उस फैमिली में दो बच्चे हैं, उस फैमिली में क्या है, दो बच्चे हैं। एक बच्चा है जो बिल्कुल नॉर्मल है, परफेक्ट है, और एक बच्चा है जिसको कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो कि एब नॉर्मल है। अब उस फैमिली में जो एबनॉर्मल बच्चा था उसको इग्नोर किया गया शुरू से, ना उसको कोई प्रॉपर एजुकेशन दी गई, ठीक है, ना उस पर फोकस किया गया, उसको शुरू से माना गया कि ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल बच्चे ने आगे बढ़ा, वो पढ़ा, आगे बढ़ा, ठीक है, फ्यूचर में उसने कोई अच्छा अपना करियर सिलेक्ट किया, और फैमिली में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि फैमिली में जहां पर दो व्यक्ति अपना जो है कमा सकते थे, अर्निंग कर सकते थे, वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति अर्निंग कर रहा है। तो अर्निंग चाहे वो 10 रुपए कर रहा है, चाहे 1 लाख रुपए कर रहा है, जितनी भी कर रहा है। लेकिन अगर शुरू से ही दोनों बच्चों पर फोकस किया जाता, इस बच्चे को भी एजुकेशन दी जाती और इसको भी मोटिवेट किया जाता, अप्रिशिएट किया जाता, तो आगे चलकर फ्यूचर में दोनों बच्चे जो है अपनी अलग अलग अर्निंग करते, तो अर्निंग जो है वो डबल हो जाती। वही चीज पूरे देश के लिए, कि देश में कुछ ऐसा लोग जो कि एब नॉर्मल है उनको इग्नोर किया जाता है, यानी कि उनकी शक्ति जो वो यूज कर सकते थे उनको बिल्कुल दबा के रखा गया है कि हाँ तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर हम उनको भी मोटिवेट करें, उनको भी पढ़ाएं, उनको भी एक अच्छी एजुकेशन दे, क्वालिटी एजुकेशन दे, तो कहीं ना कहीं देश में विकास होगा, देश को और ज्यादा लोग मिलेंगे, और ज्यादा अच्छे अच्छे टैलेंट मिलेगा देश में, और वो देश के काम आएगा। हर एक टैलेंट देश के ही तो काम आता है, देश की इकोनॉमी में काम आता है। तो इसके लिए नेशन के डेवलपमेंट के लिए भी आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इसके बाद यस मैम। हाँ, समाज के Yes, विकास ma'am. के लिए सीधी सी बात है, एक बच्चा जब खुद बड़ा होता है, अपना करियर सिलेक्ट करता है, कुछ अर्निंग करता है ना, सबसे पहले वो खुद का डेवलपमेंट करता है, फिर अपनी फैमिली का डेवलपमेंट करता है, और जिस सोसाइटी में रह रहा है सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है, साथ साथ अपने देश का डेवलपमेंट करता है। तो एक व्यक्ति का पढ़ने से आप देख सकते हैं कि पूरे देश पर भी असर होता है, उसके सोसाइटी पर भी असर होता है, और उसके खुद पर
उसका इंडिविजुअली पर्सनल भी डेवलपमेंट होता है। तो वही चीज है, जैसे नेशन का डेवलपमेंट में असर हुआ वैसे ही सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। एक सोसाइटी है, वहां पर 10 लोग ऐसे हैं जो कि डिसेबल्ड है, 10 लोगों को भी पढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में और ज्यादा डेवलपमेंट होगा, और ज्यादा सोसाइटी आगे बढ़ेगी। बच्चे का, व्यक्ति का खुद का इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होगा, पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी बच्चे की खुद की। जहां बच्चा इंफीरियरिटी में रहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस लो रहता है, वहीं बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास बढ़ेगा बच्चे का, वो कुछ आगे अच्छा करेगा। नेक्स्ट है सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए। हर एक बच्चे का अधिकार है कि उसको एक सही एजुकेशन मिले, उसको एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले, ये हर बच्चे का अधिकार है। अब ये कहकर कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ये प्रॉब्लम है या तुम्हें ये दिक्कत है, उसके इस अधिकार को छीना जाता है कि हाँ तुम पढ़ सकते हो, उसको पढ़ाई से दूर रखा जाता है। तो ऐसा ना हो, उसके इस शिक्षा के अधिकार की रक्षा हो सके, इस राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है। भ्रम को दूर करने के लिए बहुत सारे इल्यूजन्स है कि हाँ ये बच्चा अगर व्हील चेयर पे है तो कुछ कर ही नहीं सकता, इस बच्चे का अगर माइंड में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आईक्यू लेवल कम है तो कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ बोझ है, या इस तरीके की जितने भी इल्यूजन्स हैं या जितने भी माइंडसेट है लोगों के माइंड में, इन सबको दूर करने के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है। अब आप सब एक एग्जाम्पल दीजिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन से लोगों का ये भ्रम कैसे दूर होगा, माइंडसेट कैसे चेंज हो सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन से। मैम जब बच्चा मतलब कोई भी बंदा है वो पढ़ता है तो उसकी माइंडसेट चेंज होता है, उसको ये लगता है कि हाँ मतलब एजुकेशन क्यों जरूरी है, तो उससे वो दूसरे बंदे को भी समझा सकता है कि तुम्हें मतलब क्यों पढ़ाना चाहिए, बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही, यानी कि बच्चे का खुद का भी माइंडसेट, जब बच्चा पढ़ेगा तो पहले तो खुद को ही चेंज होगा, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके फैमिली का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जब परिवार को, फैमिली को दिखेगा कि हाँ उनका बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उनका भी जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनकी भी सोच चेंज होगी, बदलेगी कि हाँ ये बच्चा भी कुछ कर सकता है। उसके आसपास के रिलेटिव्स, आसपास के नेबर्स, वो भी देखेंगे कि हाँ उस बच्चे को प्रॉब्लम थी लेकिन वो भी पढ़ लिख कर कहाँ आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे सभी लोगों का जो है ये इल्यूजन माइंडसेट चेंज हो सकता है जब वो अपने आसपास इसी तरह के एबनॉर्मल बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, जो एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एक निराशाजनक जिंदगी होती है उस बच्चे की, उसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए भी जरूरी है। जब वो बच्चा पढ़ेगा, मोटिवेट होगा, तो कहीं ना कहीं लाइफ के प्रति उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है। सोशल कंसियसनेस के लिए, सामाजिक चेतना के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हाँ ये बच्चा भी कुछ कर सकता है। ठीक है, सामान्य बच्चों के माता पिता और विशेष बच्चों के माता पिता में जागरूकता पैदा करना, ये जो जागरूकता है, कॉन्सियसनेस है, अवेयरनेस है, ये दोनों के लिए जरूरी है, नॉर्मल बच्चे के लिए भी, एबनॉर्मल बच्चे के लिए। नॉर्मल बच्चा दूसरे को कम ना समझे और एबनॉर्मल बच्चा खुद को कम ना समझे, इसके लिए दोनों के लिए जरूरी, और दोनों के पेरेंट्स के लिए जरूरी ये समझना कि हाँ हर बच्चा बराबर होता है। और स्किल की डेवलपमेंट के लिए, स्किल की पहचान के लिए, स्किल को आइडेंटिफाई करने के लिए, हर एक बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। आप देख सकते हैं आसपास भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि बच्चा चल नहीं सकता लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा टैलेंट है। ठीक है, बच्चा अगर चल नहीं पा रहा है तो क्या हुआ, वो बहुत अच्छा सिंगर है, या कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट उसमें जरूर होता है। तो उस बच्चे में क्या टैलेंट है, इसकी पहचान करने के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है। यहाँ तक कि जो 10 पॉइंट मैंने आपको कराए हैं सबको बिल्कुल क्लियर है, कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसमें किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। कोई भी मेंबर यहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, अगर किसी को भी कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो पूछ सकते हैं। मैम मुझे ये इल्यूजन वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ठीक से क्लियर नहीं हुआ, मतलब इसमें राइट टू एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है या चाहे बच्चे की अपनी खुद की जो उसे लगता है कि अरे मैं डिसेबल हूँ तो मैं थोड़ा कम हूँ, थोड़ा पीछे हूँ, वो वाला इल्यूजन। हाँ देखिए, इल्यूजन कि आप माइंडसेट कह सकते हैं, इस पॉइंट की बजाय इल्यूजन ना लिखकर आप माइंडसेट भी कह सकते हैं कि लोगों की जो सोच है उसको बदलने के लिए, या जो लोगों की नकारात्मक सोच है उसको चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली हर एक व्यक्ति की सोच ही होती है, ये बच्चा तो पढ़ने में पीछे है, ये कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, या मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा
डिसेबल्ड है, व्हील चेयर पे है, या उसका आई की लेवल कम है, तो उसको खुद का ही कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है। उसको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई फ्यूचर नहीं। पेरेंट्स को लगने लगता है कि ये बच्चा बोझ। पुराने समय में क्या होता था, अभी आपके आगे आएगा, पुराने समय में जब बच्चा कुछ इस तरीके का निकलता था जिसको कोई प्रॉब्लम होती थी, तो उसके फैमिली वाले मानते थे, ये परंपरा थी कि ऐसा बच्चा भगवान का अभिशाप है, कि हमने कुछ पाप किए होंगे जिसका कि अभिशाप हमें मिला है कि इस तरह का बच्चा मिला, और उसको जन्म होते मार दिया जाता है। तो इस तरह के जो इल्यूजन है या जो नेगेटिव सोच है, उन सबको दूर करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है। जब हम बच्चों को एक जैसी एजुकेशन देंगे, उनको मौका देंगे, तो वो बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने आसपास समाज को भी दिखेगा कि हाँ ये बच्चा डिसेबल था लेकिन पढ़ लिख कर बहुत आगे पहुंच गया। तो उनके जो इस तरह के इल्यूजन्स है, जो सोच है, जो माइंड सेट है, वो धीरे धीरे चेंज होगी। क्लियर है? यस मैम। सभी मेंबर्स को यहाँ तक क्लियर है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत क्यों है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अब यहाँ पर जब भी एग्जाम में आपको ये लिखना हो, तो ये पॉइंट आप एज अ हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या जरूरत है। अगर आपका आंसर में छोटा आंसर है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इनको पॉइंट में बनाकर लिख दीजिए, कोई एग्जाम्पल देके करके, एक एक दो दो लाइन में। और आपको लगे कि आंसर मुझे बड़ा करना है, लंबा बढ़ाना है, तो आप इनको हेडिंग में बनाइए और इनके अंदर एग्जाम्पल दे देकर दो दो तीन तीन लाइन में इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यही 10 पॉइंट आपके 2-3 पेज में आ जाएंगे। तो इन 10 पॉइंट्स को आप एक पेज में भी लिख सकते हैं, 2-3 पेज में भी लिख सकते हैं, या 10 में से आप सिर्फ 3-4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी जरूरत है, या आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके अलावा एक बात और, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 10 पॉइंट ही हैं। आपके माइंड में इस तरह की और भी बहुत सारे पॉइंट आ रहे होंगे जो आपके आसपास हो, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। चलिए, नीड्स तो हो गया। मैम। अब नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस। समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है? अभी आप खुद बताइएगा, बिना देखे खुद से सोचिएगा। और 2 मिनट आप सभी रुकिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए आप। 2 मिनट में मैं क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। हाँ बताइए सभी। मैम, इंक्लूसिव एजुकेशन की इम्पोर्टेंस में हम सोशल डीलिंग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अ, हमारा इंटरेक्शन आगे डिसेबल लोगों से भी होता है, हो भी सकता है, या फिर वो हमारे मतलब फैमिली में भी हो, तो हमें ज्यादा अच्छे से उनके साथ डील करना और उनकी प्रॉब्लम का हमें अंदाजा होगा कि क्या क्या इनकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, जो कि हम इग्नोर, मतलब हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट कोई और मेंबर? मैम इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले लोगों को हम एक्सेप्ट कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल सही, कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। जो नॉर्मल बच्चा है, वो भी क्या होता है कि अगर आपके आसपास भी, आप क्लासरूम में है और आपके आसपास कोई ऐसा डिसेबल्ड बच्चा अगर बैठ जाए, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि भाई नहीं, मैं इसके पास ना बैठूं, कहीं और सीट चेंज कर लूं। आपके मन में ये रहेगा। तो वो चीज ना हो, आप उसको भी नॉर्मल ट्रीट करें, तो ये चीज आपके माइंड में आएगी। बिल्कुल सही। मैम वही हो गया ना, ये इक्वालिटी के लिए कह सकते हैं। मैम जैसे 10th क्लास में ना एक नॉवल था, द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ द हेलन केलर, मैम उसमें भी वो डी फॉर ब्लाइंड थी। ओके, मेरे को याद नहीं है उसका, थोड़ा बताइए। मैम वो डी फॉर ब्लाइंड होने के कारण मतलब मैम फिर भी अपनी हायर एजुकेशन वगैरह कंप्लीट कर दिया, मतलब ऑथर वगैरह बनी, मतलब कुछ इस टाइप का, ज्यादा तो याद नहीं। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं। तो इसमें पॉइंट बताइए, आप क्या लिखेंगे? मैम एग्जाम्पल नहीं दे सकते मतलब इसका, मतलब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ द हेलन केलर का? नहीं, एग्जाम्पल बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट लिखेंगे ना उसी में, तो आप एग्जाम्पल देंगे। पॉइंट क्या मैम लिखेंगे? जैसे कि उनकी फैमिली में सब ना उनके सपोर्ट में नहीं थे, मतलब उनकी मदर ही ओनली सपोर्ट में थी पढ़ाने के, तो मतलब कोई भी पढ़ाना नहीं चाहता था उन्हें, मतलब क्योंकि उनकी सुन भी नहीं, मतलब नॉर्मल की तरह सुन नहीं पाती थी, और ना ही देख भी नहीं सकती थी, तो फिर उनकी मदर ही पढ़ाती है उन्हें। अच्छा, तो मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही कि आप इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे मेन, कि महत्व क्या है इसका। या तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, कि बच्चे का जो है खुद का इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। तो आप उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यस मैम।
है ना? तो ये यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी कि जो पॉइंट्स आपने नीड्स में लिखे ना कि जरूरत क्यों है, वही आप महत्व में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन क्या आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स नीड या एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। तो इस तरीके से आ जाता है आपका, तो जो पूछा जाए वो बता दीजिए। अब देखिए कोई एक बच्चा है, अगर आप कहें एक बच्चा एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी आप बच्चा है, आपकी जरूरत क्या है और आपका महत्व क्या है, दोनों में कहीं ना कहीं सेम पॉइंट आएंगे। आप खुद इमेजिन करके चलिए, कोई भी आप खुद का बात करिए कि आपकी जरूरत क्या है आपकी फैमिली में। इमेजिन करिए आप अपने आप में पॉइंट, और कुछ बता सकते हैं तो बताइए कि आपकी जरूरत आपकी फैमिली में आपकी नीड क्या है। मैम हर पेरेंट्स का होता है कि हमारा बच्चा कल को पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, हमारे सपने सच करेगा। ठीक है, आप ये पॉइंट ले मतलब सकते उनको हैं कि एक्सपेक्टेशन होती है, पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस को पूरा एक्सपेक्टेशन होती करने है। के जी लिए, मैम। हाँ, कि पेरेंट्स के जी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए जरूरत है। और नेक्स्ट, ऐसी पेरेंट्स भी समझ पाएंगे कि बच्चों के भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, कि उनके ड्रीम्स को उनको मतलब फॉलो करने दिया जाए, उन पे मतलब अपनी कोई जैसे करियर चॉइस है वो थोपी ना जाए। ठीक है, चलिए बिल्कुल, जैसे मैम आपने सेल्फ डिपेंडेंसी भी बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, अभी एक पॉइंट सबसे पहले वाला बिल्कुल सही है कि आपने क्या कहा कि आपकी जरूरत क्यों है, आपकी जरूरत इसलिए ताकि आप पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकें। अब मैं ये पूछूं कि आपका महत्व क्या है आपकी फैमिली में, तो आपका महत्व यही तो हो सकता है ना, महत्व कि आप अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं, यही आपका महत्व है, यही आपकी इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं घुमा फिराकर वही पॉइंट सेम ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत आप लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, लिखने की बात वही होती है, कहने का तरीका बदल जाता है। जब मैंने पूछा जरूरत क्यों है, तब आपने कहा कि एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए जरूरत है। जब कहा महत्व क्या है, महत्व ये है कि आप एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे हैं, बात वही एक्सपेक्टेशन को पूरा करना, लेकिन कहने का तरीका चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर भी यही सेम करना है, जो पॉइंट आप यहाँ पर लिख रहे हैं वही सब पॉइंट इसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर लिखा राष्ट्र के विकास के लिए समावेशी शिक्षा की जरूरत है, इंपॉर्टेंस में तो यही लिख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा मिलने पर राष्ट्र का, देश का विकास होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे हमारे देश का, नेशन का डेवलपमेंट होता है, नेशन डेवलप होता है। तो वही चीज है पॉइंट, उसको ही थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, बाकी पॉइंट सेम। सभी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है। इंक्लूसिव एजुकेशन से हर एक बच्चे के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, ये उसका महत्व। तो बात वही है, यही पॉइंट आप उठाकर इसमें भी लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है और कोई भी आपका गलत नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं ना हम कि मतलब इसी को जो आपने अधिकार वाला बताया कि हाँ हाँ, अधिकारों, सभी को उसके अधिकारों से मतलब बताने के लिए भी उसकी इंक्लूसिव एजुकेशन की मतलब ताकि हर किसी को अपना अधिकार पता चले, शिक्षा का इंक्लूसिव अधिकार। एजुकेशन बच्चों का मोटिवेशन इंक्रीज करता है, कि बच्चों में एक समानता लाने के लिए, समानता लाता है, इक्वालिटी को मोटिवेट करता है, सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंस हो जाएगा, यही सब इनकी नीड है। ठीक है ना, तो सेम भी पॉइंट्स आएंगे, अलग अलग लिखना आपकी इच्छा है, याद करना चाहे, बाकी सेम भी आप लिख सकते हैं। जैसे माता पिता के बच्चों के सपने सच होते हैं, पेरेंट्स और बच्चे उन सबके सपने सच हो पाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से। एक बच्चा है डिसेबल्ड है, लेकिन उसका सपना ये है कि बड़ा होकर आगे चलकर बहुत अच्छा सिंगर बने या किसी एक अच्छे लेवल पर जाए, तो इंक्लूसिव एजुकेशन से वो चीज पॉसिबल हो पाती है। सब में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो पाता है, ठीक है, बच्चे की एकेडमिक स्किल डेवलप हो पाती है, उसकी लर्निंग इंप्रूव होती है। ठीक है, बच्चों में जो व्यक्तिगत मतभेद होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, जो भेदभाव होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वो खत्म होते हैं और बच्चा एक दूसरे को एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई तुम डिफरेंट हो, कोई बात नहीं, हर बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो उसको एक्सेप्ट करता है। ये नहीं है कि वो बच्चा देखकर उसका मजाक उड़ाए या उसको कम माने या उसको हमेशा इंफीरियरिटी फील कराए, तो वो चीज ना। तो ये पॉइंट आप आपस में मिक्स कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही बात है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपके लिए क्वेश्चन आता है, वो है प्रॉब्लम। हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें तो कर ली कि हर एक बच्चे को एक साथ पढ़ाएं, उनका डेवलपमेंट करें, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, सब चीजें बिल्कुल सही, लेकिन ये चीज इतनी आसान तो नहीं है। कल मैंने आपसे पूछा था कि पॉसिबल है कि नहीं, तो मोस्टली सबका आंसर आया था कि इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं है तो पॉसिबल सब कुछ, ऐसा हम करा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है उसमें।
अब आप बताइए कि अगर हम ऐसा कंसेप्ट कराएं कि एक ही जगह एक साथ हर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या-क्या समस्याएं आ सकती हैं? बताइए, क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे पहले तो हमें मतलब वहाँ पे प्रॉपर एनवायरनमेंट वही क्रिएट करना पड़ेगा जैसा मतलब हमें चाहिए पर्टिकुलर बच्चे के लिए। ओके, बिल्कुल सही। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल फोकस करना होगा, जो कि थोड़ा-सा मुश्किल होता है। हर एक बच्चे पर फोकस करना एक साथ मुश्किल होता है, ठीक है? और नेक्स्ट? मैम टीचर को बिल्कुल बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो डिसेबल चाइल्ड पे बैलेंस कर रही है तो जो अगर नॉर्मल है विदाउट डिसेबिलिटी उसे लग सकता है कि टीचर उसे इग्नोर कर रही है, उसकी नीड्स नहीं फुलफिल हो रही, या फिर अगर वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है इन्वायरमेंट में। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी कि इसमें हमें बिल्कुल ट्रेन्ड टीचर्स की ज़रूरत होती है। ऐसे इंक्लूसिव कांसेप्ट्स के लिए स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स की ज़रूरत होती है, जो कि हर तरह की सिचुएशन से डील कर सके, हर बच्चे को एक साथ लेकर चल सके, जिनको पता हो कि इस तरह के क्लासरूम में किस समय कैसे डील करना है। तो स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स की ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हमारे पास स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो एक ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट? हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही लगाने पड़ते हैं या एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है कुछ बच्चों के लिए, हाँ, आप ये वो कह भी हम कह सकते हैं सकते हैं। कि टाइम कंज्यूमिंग कई बार हो जाता है, कि कई बार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स या रेमेडियल क्लास देनी पड़ती है या एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ती है, ठीक है? एक ये भी बात है बिल्कुल कि इसमें बहुत ज़्यादा टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और हर एक टीचर इस मेहनत से बचने की कोशिश करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट? तो उसमें ना आप लिख सकते हैं डेडिकेशन। आप लिख सकते हैं हेडिंग डेडिकेशन ऑफ टीचर, कि जो टीचर का डेडिकेशन होता है लेवल, वो इतना ज्यादा नहीं होता कि वो बच्चों से डील कर पाए, या बच्चों टीचर्स में इतना पेशेंस लेवल नहीं होता कि इतना धैर्य रख पाए क्लास में कि वो और बच्चों से डील कर पाए। सीधी सी बात है, जब क्लास में हर तरह का बच्चा मिलेगा ना, तो छोटी छोटी बातों पर टीचर्स बहुत जल्दी इरिटेट होंगे। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी जहां पर इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। तो ऐसे में बहुत ही पेशेंस चाहिए होता है कि हर बच्चे से बिल्कुल काम रहकर और धैर्यपूर्वक पेशेंसली आप हर एक सिचुएशन को डील कर सकते। तो टीचर्स में वो पेशेंस जो है उसकी भी कमी मिलती है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या क्या समस्या हो सकती है? मैम हर तरह का टीचिंग एड हमें चाहिए होता हाँ, है। ये बिल्कुल सही। टीचिंग एड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसमें, टीचिंग एड की, या आप कह सकते हैं टीचिंग एड्स, या आप कह सकते हैं साथ में कि नई नई टेक्नोलॉजी की इसमें जरूरत होती है। अब मैम ये भी, एक पॉइंट और भी ऐड हो सकता है हाँ बताइए। मैम की जो टीचिंग एड जैसे आपने बोला उनकी जरूरत है, तो दोनों तरीके के बच्चों को अलग अलग टीचिंग एड चाहिए हो तो क्लास हौच पौच हो जाएगी। उनको अलग समझा रहे हैं और औरों को भी अलग फिर टीचिंग एड चाहिए। नहीं नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग एड का मतलब यही है कि आप ऐसे टीचिंग एड ले जो कि हर एक बच्चे को एक साथ लेकर चल सकता हो। ठीक है, तो ये, मैम हाँ, मैम करिकुलम डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ये एक बिल्कुल सही पॉइंट है आपका कि करिकुलम में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखिए आपका नॉर्मल करिकुलम क्या होता है। पहली बात तो ये बताइए आपकी करिकुलम का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे। मैम करिकुलम मैम करी को करिकुलर एक्टिविटी और सिलेबस दोनों को मिला के बनता है। बिल्कुल सही। करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, इसके अंदर स्कूल की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एक्टिविटी शामिल होती है। आपका जो पढ़ाना है, जो सिलेबस है, वो तो शामिल है ही है। उसके अलावा टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, आपको कोई एक्टिविटी कराई जा रही है तो आपको कहीं टूर पर लेकर जाया जा रहा है, या आपको पढ़ाने का जो स्टाइल है, जो टीचिंग मेथड है, वो सब आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब अगर एक नॉर्मल बच्चे की क्लास है, तो उसको टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या होगा कि गए, बोर्ड पर पढ़ाया और हो गया। लेकिन अगर एक डिसेबल्ड बच्चा है, तो उसको पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा। उसके लिए उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ सकती है, टीचिंग एड यूज करनी पड़ सकती है। अगर ब्लाइंड बच्चा है तो उसको ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाना पड़ेगा। अगर ब्लाइंड बच्चे के साथ जो बच्चा सुन नहीं सकता, उसके लिए आपको साइन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो करिकुलम डिफरेंट हो वर्ड्स। जाता है। हाँ, करिकुलम डिफरेंट हो जाता है, तो एक बिल्कुल ऐसा करिकुलम बनाने की जरूरत पड़ती है जो हर एक बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो ये एक बहुत हार्ड काम है, डिफिकल्ट टास्क है। और क्या क्या हो सकता है?
एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है इंक्लूसिव हाँ एजुकेशन बिल्कुल, प्रोवाइड करने में। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके साथ साथ आपका इसमें रुपए भी बहुत ज्यादा लगते हैं, खर्च बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है, कॉस्टली है आप कह सकते हैं। देखिए, एक सभी मेंबर्स आप कोशिश करें एक्टिव रहने की, कुछ ना कुछ अपना एक पॉइंट देने की। पॉइंट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा, क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर कोई भी मेंबर एक दूसरे को नहीं जानता। तो टेंशन मत लीजिए, ना ही हेजिटेट होइए, जो भी आपके माइंड में आए तुरंत आप उसको बताने की कोशिश करें, एक्टिव रहे यहाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स आपने बताए सब कुछ आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, टीचर्स में टीचिंग स्किल की कमी है, यानी कि स्पेशली ट्रेंड टीचर्स की इसमें जरूरत होती है जो हर बच्चे को साथ लेकर चल सके। जी, ऐसे टीचर्स की भी जरूरत होगी जो कि ब्रेल लिपि जानते हो, साइन लैंग्वेज टीचर की भी जरूरत होगी जो साइन लैंग्वेज जानते हो। तो ऐसे स्किल्ड टीचर्स की कहीं ना कहीं कमी है। सोशल एटीट्यूड, सबसे बड़ा बैरियर तो यही आता है, सोशल एटीट्यूड यानी कि सामाजिक मनोवृत्ति, समाज के लोगों की सोच। समाज के लोगों की सोच क्या है कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, इस बच्चे पर पैसे खर्च करना वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी है, टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहा है, इसको घर में बैठो। वही सेम सोच जो एक गर्ल्स एजुकेशन के लिए आती है कि इसको पढ़ाकर क्या करना है, वही सोच यहाँ पर आ जाती है कि इस बच्चे को पढ़ाकर क्या करना है, क्यों टाइम वेस्ट करा, क्यों पैसे वेस्ट। यस मैम, पहले ही डिमोटिवेट कर दिया जाता है। हाँ, कि तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। आपने कंसेप्ट खोल लिया, आपने प्रोग्राम चलाया कि हाँ बच्चे को एडमिशन कराइए, हर बच्चे को एडमिशन कराइए, पढ़ाइए, लेकिन अगर पेरेंट्स ही नहीं चाहते तो कहाँ आप घर जाकर तो पढ़ाएंगे नहीं। पेरेंट्स ने अगर बच्चे का एडमिशन ही नहीं कराया तो आप उनके घर जाकर तो उनको नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे तो जब जब वो स्कूल में एडमिशन हो जाए। कई केसेस में स्कूल में एडमिशन ही नहीं होता बच्चों का, क्योंकि समाज की सोच यही है कि पढ़ाने की जरूरत है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन में आती है। इसके अलावा शारीरिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, या फिजिकली कोई इश्यू हो तो वो भी दिक्कत होती है। बच्चा चल नहीं सकता, ठीक है, और बच्चे की क्लास है फर्स्ट फ्लोर पर बच्चा चढ़ ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ा बैरियर। तो इसके लिए क्या होता है, जरूरत होती है कि जो स्कूल का कंस्ट्रक्शन है, स्कूल का जो निर्माण है वो उसी तरीके से होना चाहिए कि कोई रैंप या लिफ्ट वगैरह लगी हो। कोशिश करें कि ऐसे बच्चों का, जो व्हील चेयर पर बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको ग्राउंड फ्लोर पर ही रखें। और अगर वो चीज पॉसिबल नहीं है तो रैंप या लिफ्ट होनी चाहिए। इसके अलावा करिकुलम, करिकुलम पे हमने बात कर ही ली कि हर एक बच्चे के लिए अलग अलग करिकुलम होता है, तो एक ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो हर बच्चे के लिए सुटेबल। भाषा और संवाद, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, क्योंकि हर बच्चे का अपना अलग तरीका है, तो उससे कम्युनिकेट करने का लैंग्वेज का जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके लिए साइन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कई बार लैंग्वेज अलग अलग भी हो जाती है कि बच्चा कहीं और से आ रहा है तो उसकी लैंग्वेज बोलने का तरीका डिफरेंट है, वो टीचर्स की लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। आपने ये तो आज के टाइम में भी आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में, क्योंकि टीचर्स बाहर से भी आते हैं, अलग दूसरे स्टेट से भी आए हुए होते, तो उनकी लैंग्वेज कई बार आपको समझ नहीं आती, वो क्या बोल रहे हैं, उनके बीच में कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं पाते, थोड़ा टाइम लग जाता है हमको समझने में। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा हुआ होगा आप सबके साथ भी, कोई ना कोई टीचर ऐसे होंगे जिनकी लैंग्वेज यस मैम। समझ नहीं, है ना। हाँ, तो ये दिक्कत हो जाती है। शिक्षा प्रणाली का संगठन, ये पूरा कंसेप्ट जिसको हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, इस सबको ऑर्गेनाइज कराना, सेटअप कराना, ये भी अपने आप में एक पूरा डिफिकल्ट टास्क है। बाधाओं के रूप में नीतियां, कई ऐसी पॉलिसीज हैं सरकार की, कई ऐसे नियम हैं जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से एज अ बैरियर काम करते हैं, ठीक है, बाधा के रूप में काम करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं या परेशानी खड़ी करते हैं जगह जगह पर। तो यहाँ पर जो है ये समस्याएं हैं, कैसे इनको समाधान कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, सारी प्रॉब्लम आपने बताई थी, इनका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो ट्रेन मैम टीचर जो को एक अपॉइंट लैंग्वेज, करके, क्या करके। मैम टीचर को ट्रेंड करके। बिल्कुल सही, सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को ट्रेन कर सकें। बिल्कुल सही। मैम आपने जो लैंग्वेज वाला पॉइंट बोला था, लैंग्वेज बैरियर, वो होता है अभी मेरे कॉलेज में भी। जैसे काफी टीचर एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश बैकग्राउंड वालों को या सीबीएसई वालों को प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में जैसे आपका पीडीएफ है इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो ये वाली चीज भी देखी जा सकती है इम्प्रूवमेंट में। हाँ, एक इंग्लिश हिंदी का भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार ये भी होता है ना कि कुछ टीचर्स की लैंग्वेज में ना होती तो हिंदी है, लेकिन उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसका थोड़ा बहुत टच मिलता है, जिसकी वजह से कुछ कुछ वर्ड्स समझने में या वो बोलने में, प्रोनाउंस में उनकी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से हम समझ नहीं पाते।
जैसे अगर हम यूपी में हैं और टीचर कोई हरियाणा के हैं, तो उनकी लैंग्वेज में वो हरियाणा का जो टच है वो मिलेगा, और आपको कहीं ना कहीं कभी कभी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ेगी उस लैंग्वेज को समझने की। तो सॉल्यूशन बताइए। सबसे पहला हो गया कि टीचर्स को ट्रेन करें, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्यादा से ज्यादा चलाई जाए, इनको मोटिवेट किया जाए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या हो सकता है? इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि समाज को भी मतलब जागरूक किया जाए, लोगों की सोच को, माइंडसेट को चेंज किया हाँ जाए। बिल्कुल सही, कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि लोगों को अवेयर करें, उनका माइंडसेट चेंज करें। अब ये अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं? और अगर सारे प्रोग्राम्स चलाकर, जैसे बिल्कुल। कुछ भी मैम पपेट शो या कुछ भी इस टाइप के शोज करके, हाँ, ये शोज कुछ करके ड्रामा वगैरह करके। या कहानियां बताकर, ऐसे रोल मॉडल्स लेकर कि जो कि ऑलरेडी डिसेबल्ड है लेकिन कहीं ना कहीं किसी अच्छे पोस्ट पर हैं या कहीं अच्छे लेवल पर हैं, उनका कहानी सुनाकर, उनकी बातें बताकर, उनका एग्जांपल्स देकर आप जो है लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, कि हाँ ये भी व्यक्ति था जो चल नहीं सकता था लेकिन ये भी एक अच्छे लेवल पर पहुंचा। तो उनका एग्जांपल्स दे देकर भी आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? मैम जैसे स्टीफन हॉकिंग्स है, उनको पैरालिसिस था लेकिन फिर भी उन्होंने साइंस की फील्ड में कंट्रीब्यूशन बहुत किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत मिलेंगे। एक था, उनका नाम याद नहीं आ रही थी, जो ट्रेन से मतलब एक्सीडेंट हुआ था उनका, और पैर बिल्कुल उनके खत्म हो गए थे, पैरालाइज हो गए थे। पैरालाइज नहीं, पैर मतलब व्हील चेयर पर आ गई थी वो। उसके बाद भी उन्होंने जो है अपना पूरा किया सक्सेस को। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कई बार तो ऐसे कुछ हाँ जी एग्जाम्पल तो मैम। ऐसे भी जिनके पैर नहीं थे लेकिन उसके बाद भी वो बहुत अच्छे मैराथन में दौड़े या किसी रेस में ही दौड़े, मतलब जो काम वो नहीं कर सकते थे उसी काम में वो आगे बढ़े। एक तो ये है कि कोई दूसरा टैलेंट मैम उनको जैसे नहीं था। पैरा ओलंपिक्स। हाँ हाँ, वही। ओलंपिक गेम्स, ये इसी का ही एग्जाम्पल है। जी जी। तो ये आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैम मैम ये भी कह सकते हैं इसमें कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है, हम्म। प्रॉपर मतलब स्कूल का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाए कि प्रॉब्लम ना आए बच्चों को कुछ भी। हाँ, स्टार्टिंग से स्कूल का कंस्ट्रक्शन भी वैसे ही बनाया जाए, कोशिश करें स्ट्रक्चर को बनाने की। आप एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें, उनको नए नए रोल मॉडल्स की, पॉजिटिव रोल मॉडल्स के बारे में बताएं, कहानियां सुनाएं, उनकी बातें बताएं, ताकि वो अवेयर हो सके, उनको मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, समावेशी अधिगम के वातावरण को बढ़ावा दें। जो ये आपका इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को प्रमोट करें। आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूल में इंक्लूसिव करना है, घर में, सोसाइटी में, फैमिली में, आस पड़ोस में आप जो इंक्लूजन को जो है आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को, खुद के बच्चे को बता सकते हैं कि हाँ ये बच्चा भी नॉर्मल है, इसके साथ मिलजुल कर खेलो। ऐसे नहीं कि स्कूल में मिलजुल कर पढ़ो, आप फैमिली में भी तो बता सकते हैं कि ये बच्चा डिसेबल्ड है, पड़ोस में नेबर है, तो कोई बात नहीं है, बच्चा भी तुम्हारी तरह, इसके साथ खेलो, इसको कंफर्टेबल फील कराओ। तो वो चीज भी है। मैम जो विलेज होते हैं वहाँ पे मैम लोग ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे कोई नुक्कड़ नाटक के थ्रू उनको, हाँ हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं वहाँ पे ना। बिल्कुल 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 हो सकता है। गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। गवर्नमेंट को कैसे हेल्प कर सकता है? जैसे कि हमने कहा ट्रेन टीचर्स को ट्रेंड करें, तो उसके लिए गवर्नमेंट को फंड्स देना चाहिए, अलग अलग पॉलिसीज बनानी चाहिए, अपनी तरफ से प्रोग्राम्स, कैंपेन चलाने चाहिए। तो गवर्नमेंट जितना हेल्प कर सकते हैं वो करनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप करने की। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंक्लूसिव स्कूल तो तब डेवलप होगा जब पहले सोसाइटी डेवलप हो, पहले लोगों की सोच बदले। तो आप अगर आस पड़ोस यस में हैं मैम। तो अपने फैमिली में, अपने आस पड़ोस के लोगों को ये मोटिवेट करें कि हाँ सब बराबर है, हर एक बच्चा इक्वल है, उसकी डिफरेंस अगर कुछ है तो उसको एक्सेप्ट करो और उसको नॉर्मल बिहेव करो उसके साथ। इसके अलावा एज अ टीचर आप पेरेंट्स से कोलैब कर सकते हैं, पेरेंट्स से सजेशन ले सकते हैं, उनको सजेशन दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं बच्चे के बारे में समझने में, बच्चे के बारे में जानने में। तो उसके लिए आप पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपके माइंड में आ रहे होंगे या धीरे धीरे आ जाएंगे कि आप क्या क्या तरीका अपना सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यस यस हाँ मैम। जी मैम। मैम। यस मैम। तो अभी आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ये आपका एक क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है।
इसके साथ आपका कुछ भी ऐड हो सकता है अलग से कि इसकी जरूरत क्यों है, ये इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो सब आपने क्लियर कर ही लिया। अब आपको क्या करना है कि एक बार और आप जाकर इसको रीड कर लीजिएगा क्लास के बाद, जिस भी टाइम आपको मिले, 10-15 मिनट मुश्किल से मिलेगी। अगर आप रीड नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ सोच इमेजिन कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हैं, सिर्फ कुछ भी जरूरत नहीं है बुक खोलने की, कुछ देखने की, करने की, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं इस तरह के सिचुएशंस को कि कैसे इनसे डील किया जाए, क्या क्या और प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या क्या इसमें समस्याएं आ सकती हैं, क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, इनके पॉइंट्स आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जितना ज्यादा आप इमेजिन करेंगे उतना ज्यादा ये चीजें जो है आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एग्जाम में जब लिखेंगे तो आप फटाफट उनको लिखते जाए। यहाँ तक किसी मेंबर को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। मैम मैम No, ये ma'am. एग्जांपल भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, एग्जाम्पल जितना देंगे उतना ज्यादा आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो अट्रैक्टिव लगेगी। जैसे मैम अभी ग्रुप में किसी ने बोला हेलन के बारे में, हाँ हेलन बिल्कुल, अंधी थी और हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते ठीक है। हैं। जितना ज्यादा आप थैंक यू। एग्जाम्पल देंगे उतना ज्यादा आपका आंसर अट्रैक्टिव और इफेक्टिव लगेगा। जो एग्जामिनर पढ़ रहे होंगे उनको भी ये पता अपनी तरफ लगेगा से कि थोड़ी आप रियली में जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है मैम। जी, तो यहाँ तक सबको समझ आया? कोई मेंबर ऐसा है जिनको कि समझ ना आया हो या कम समझ आया हो या कोई प्रॉब्लम हो? बहुत अच्छे से समझ आया मैम। चलिए बिल्कुल मैम एवरीथिंग क्लियर। ठीक है। कोई ऐसा मेंबर है जिनको समझने में थोड़ा यहाँ पर आज ना समझ आया हो या कम आया हो, या कोई और प्रॉब्लम आई हो क्लास में? चलिए फिर जो मेंबर हो सके, पॉसिबल हो तो आंसर को लिख कर भी देख सकते हैं, जैसा आपका टाइम शेड्यूल बने तो कोशिश करिएगा। अगर लिख कर देखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक चीज हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जितना भी टेस्ट हो या जो कोई आप क्वेश्चन लिखें करें, एक ही कॉपी में लिख लें, ताकि आपके अपने आप ही ऑटोमेटिक नोट्स बनते जाएंगे। अलग अलग अगर आप पेज पर लिखेंगे या कभी इस कॉपी में लिख दिया कभी उस कॉपी में लिखा, तो कभी भी आपको वो नोट्स नहीं मिलेंगे। तो एक जगह अगर आप लिखेंगे तो आपका एक पंथ दो काज हो जाएंगे, आपकी तैयारी तो होती जाएगी, साथ साथ आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो टॉपिक हो उसको अगर आप लिख रहे हैं तो उसी कॉपी में लिख लें, कोई टेस्ट हो रहा है उसी एक कॉपी में टेस्ट दे दें, तो एक जगह आपके सारे नोट्स अपने आप ही तैयार होते जाए। अपनी लैंग्वेज में कोशिश करिएगा इसको लिखने की, समझने की, या खुद इमेजिन करने की, जैसे भी आपको कंफर्टेबल। और कोई भी डाउट हो तो कल पहले इनके डाउट ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम ये तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।